हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय इसमें 8 है, पवन तूफान और चक्रवात। तो इस पाठ को हम पहली वीडियो में इसका हाफ पार्ट पहले समझ चुके हैं, आधा पाठ हमने कर लिया है, पाठ्य पुस्तक में समझ लिया है। इसकी जो पाठ का जो भाग रह गया है उसको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, पवन के बारे में हमने पढ़ा है। पवन या वायु गर्म होके फैल जाती है, ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। और भी पवन वायु के बारे में हमने अन्य बातें पढ़ी हैं, समझी हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पे जाके इसी पाठ का पहला भाग आपको मिल जाएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें आता है जैसे तड़ित, झंझा और चक्रवात के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तड़ित क्या होती है, झंझा क्या होता है और चक्रवात क्या होता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, तो इसमें क्या होता है, जो तड़ित झंझा है भारत में गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। यानी तड़ित और झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। तो ताप में वृद्धि के कारण वायु जो है वहाँ की ऊपर उठ जाती है, पवन प्रबल हो जाती है, यानी हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण, यानी वहाँ ठंड होती है ऊपर जाके तो वो जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। तो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से तड़ित या बिजली चमकती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इस घटना को तड़ित झंझावत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे गर्मी होती है, जब भारत में जैसे गर्मी होती है, तो जब गर्मियों में क्या होता है, जो वायु है गर्म होकर ऊपर चली जाती है और उसी के साथ पानी भी ऊपर जाता है। ऊपर जाके पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है और वो फिर पानी की बूंदों के रूप में नीचे आता है, ठीक है। तो ऊपर से पानी की बूंदें आती है, नीचे हवा के वेग तेजी से ऊपर जाते हैं, तो उनके बीच में परस्पर क्रिया होती है, जिसके कारण उनमें बिजली चमकती है, ठीक है, जिसे तड़ित भी कहते हैं, और ध्वनि पैदा होती है। तो इस प्रक्रिया को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। यानी जब वर्षा के साथ साथ बिजली भी चमकती है, उसे हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तो यदि कहीं भी झंझा के साथ तड़ित बिजली गिरती है तो उस तड़ित या झंझावत कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, जहाँ पे झंझा के साथ, झंझा का मतलब बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरती है, तो उसे हम तड़ित झंझावत कहते हैं। और इससे बचने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सबसे पहले तो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, बड़े वृक्ष के नीचे ना लें, और खुली ज़मीन पर नीचे लेट जाएं, ठीक है। किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे खड़े ना हों, अगर खाली जगह पे है तो नीचे लेट जाएं। फिर है, धातु से बनी हुई छतों के नीचे ना खड़े हों, जैसे टीन की धातुएं होती हैं, धातु की पर जो भी छतें होती हैं उनके नीचे ना खड़े हों। खिड़की के पास या खुले दरवाजे के पास, गैराज, भंडारण, शेड जो धातु की चादरों से बनी होती है उनके नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, उनके नीचे नहीं जाना चाहिए जब बिजली चमक रही हो, ठीक है। अच्छा, कार, बस आदि में हम बैठ सकते हैं, एक छुप के बैठ सकते हैं, कम स्थान घेर के हमने बैठना है। और यदि आप जल में हैं, पानी में हैं, तो बाहर निकलकर किसी इमारत के अंदर चले जाएं। अगर आप घर पे हैं तो घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाएं, ठीक है, तभी हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तड़ित झंझावत से चक्रवात कैसे बन जाता है।
यानी जब बारिश होती है, बिजली चमकती है और हवा भी चलती है, तो उससे चक्रवात कैसे बन जाता है, तो ये देखते हैं हम। तो चक्रवात कैसे बनता है ये देख लेते हैं। चक्रवात में क्या होता है, बादल बनने से पहले हमें पता है जल जो है गर्मी में वाष्प में परिवर्तित होता है। पहले वायुमंडल से उष्मा लेकर वो वाष्प में बदल जाता है बादल बनने से पहले। तो जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं तो वह उस ऊष्मा को वायुमंडल में छोड़ देता है। ठीक है, यानी बादल बनने से पहले पानी जो है गर्मी को अवशोषित कर लेता है और वाष्प में बदल जाता है। लेकिन जब वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाते हैं तो वो ही वाष्प जो है गर्मी को छोड़ देता है वायुमंडल में। ठीक है, तो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायु दाब, जिससे वायु दाब क्या हो जाता है वहाँ का कम हो जाता है, जहाँ से वायु ऊपर चली जाती है, जिसके कारण तड़ित या झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। ठीक है, तो जहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर गई वहाँ पे वायु दाब कम हो गया, और जब वायु दाब कम हो गया तो उसके आसपास की वायु उसका स्थान लेने के लिए बहुत तेज गति से उच्च वेग से उस स्थान की ओर गति करती है। और ये चक्कर जो है अनेक बार दोहराया जाता है। तो घटनाओं की इस श्रृंखला के अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ से वायु ऊपर गई वहाँ पे निम्न दाब हो गया और उसके चारों तरफ से ठंडी वायु बड़ी तेज वेग से आती है, और इस तरह की अनेक प्रक्रियाएं बार बार होती हैं, जिसके कारण उसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, और मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चक्रवात कहते हैं। यानी जब वायु बड़ी तेज गति से एक स्थान पर घूमने लग जाती है वर्षा के साथ और चमक के साथ, तो वायु वेग जो है और वायु की दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। यानी वायु का वेग कितना है और वायु किस दिशा में चल रही है, तो वो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चक्रवात बनता है। तो ये आपको चक्रवात की संरचना के बारे में, कैसे उसका निर्माण होता है, ये दिखाया गया है इस चित्र में। तो इसमें क्या होता है, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हवा नहीं चल रही होती। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है उसे नेत्र कहेंगे, झंझा का। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। चक्रवात क्या होता है, वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता हुआ पिंड चक्रवात कहलाता है। पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है, यानी धरती से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा होता है ये। और चक्रवात के नेत्र का व्यास जो है 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग शून्य होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए चित्र है जो आपके पास, इसमें जो ये बीच में आपको एक स्तंभ दिखाई दे रहा है ये होता है चक्रवात का नेत्र, और इसके आसपास वायु का वेग होता है, पानी का वेग होता है, घूम रहा होता है जो, तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। और ये चक्रवात के प्रवाह की दिशा है, जैसे आपके पास, तो ये चक्रवात इस दिशा में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में
ये गति होती है वायु की। ठीक है, तो इसी दिशा में चक्रवात आगे बढ़ता है। तो ये चित्र आपने बनाना है, चक्रवात की संरचना का चित्र। ठीक है, तो नेत्र का व्यास जो है 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। तो ये चक्रवात का निर्माण होता है। तो उस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन होती है, 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की वेग से वो चलती है, और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। वहाँ पे बहुत तेज बारिश भी होती है जहाँ पे ये आता है। ठीक है, तो इससे बहुत अधिक तबाही आ सकती है जहाँ भी ये चक्रवात आता है। उसके बाद है, ये सैटेलाइट से भी चित्र लिया गया है इसका। जैसे तो इस क्षेत्र में सारे पवन वेग क्रमशः कम हो जाते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये देखिए, इस चित्र में जो है, जब चक्रवात आया था तो वो सैटेलाइट से लिया गया था इसका चित्र, और जो बीच में ये केंद्र है ना, इसे नेत्र कहेंगे, और ये कई किलोमीटर बड़ा होता है। अभी चित्र में ये छोटा सा दिख रहा है, तो ये 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक हो सकता है, और इसके चारों तरफ पानी एक दिशा में ऐसे घूमता रहता है बड़ी तेज गति से, और ये आगे बढ़ता है किसी एक दिशा में, और जिस दिशा में भी ये बढ़ता है वहाँ पे तबाही करता है बहुत। उसके बाद है हमारे पास चक्रवातों से होने वाली विनाश, यानी उनका क्या नुकसान होता है। तो चक्रवात जो होते हैं काफ़ी विनाशकारी होते हैं, और तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलता है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, पर ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं, और पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये घातक हो सकती हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, ये समुद्र से लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, और ये घरों की तरफ, बिल्डिंग की तरफ, शहर में पानी घुस जाता है। तो चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब होने के कारण उसके केंद्र में जल की सतह बहुत ऊंचे उठ जाती है। ये 3 से 12 मीटर यानी 30-40 फीट ऊंचाई पर वो उठ जाती है, और ऐसा लगता है कि जल की बहुत ऊंची दीवार आ रही है। तो जिसके कारण समुद्र का पानी जो है उन क्षेत्रों में घुस जाता है जो जिनकी ऊंचाई कम है। जो समुद्र तट के आसपास के इलाके होते हैं, जो जिनकी ऊंचाई कम है, तो उन घरों में घुस जाता है, शहरों में घुस जाता है, जिससे वहाँ बहुत ही अधिक जान माल की हानि होती है। ठीक है, तो इस तरह से चक्रवात जो है बहुत विनाशकारी होता है। उसके बाद है, अब उसके बाद जैसे चक्रवात जो है, हमारे देश में तो इसे चक्रवात बोलते हैं, भारत में तो, लेकिन विश्व के अन्य भागों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं, अमेरिका हरिकेन। ठीक है, और फिलीपींस और जापान में यह टाइफून नाम से जाना जाता है, टाइफून। ठीक है, फिलीपींस और जापान में इसे क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं, और भारत में इसे चक्रवात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो चक्रवात से जो होता है, घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणाली जैसे हैं, या बिजली के खंभे हैं, वृक्षों को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की हानि होती है। ठीक है, उसके बाद आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो जो होता है हमारे देश में ये बहुत कम आते हैं, ऐसे हमारे देश में नहीं होते। टोर्नेडो क्या होते हैं, ये टोर्नेडो जो है गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। कीप होती है ना, जैसे जिससे हम तेल वगैरह डालते हैं या पानी डाल देते हैं बोतलों में, तो कीप होती है, तो उसके आकार के बादल होते हैं ये। उनकी कीप जैसी संरचना होती है, जो आकाश में पृथ्वी तल की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। अधिकांश टोर्नेडो कमज़ोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है, और टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो टोर्नेडो क्या होते हैं, कीप आकार के बादल होते हैं,
और ये कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन कई टोर्नेडो 300 किलोमीटर की गति से चलते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये ऊपर बादल है और ये नीचे धरती की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कीप के आकार का है, तो ये टोर्नेडो है। इससे भी नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी घाट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में कम संवेदनशील है। यानी भारत के पूर्वी तट के ऊपर अधिक चक्रवात आते हैं, अधिक तूफान आते हैं, लेकिन पश्चिमी तट है जो, वहाँ पे बहुत कम ही या कमज़ोर चक्रवात आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो जो टोर्नेडो होता है उसका व्यास जो होता है 1 मीटर भी हो सकता है और 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। और टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना होती है, जो उसका आधार के आसपास धूल होती है, पत्थर, कंकड़, कचरे या अन्य छोटी वस्तुएं होती हैं, जिनको वो अपने अंदर खींच लेता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देता है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण की जानकारी के लिए प्रस्तुत है। तो टोर्नेडो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो गहराई में हो, किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष हो जिसमें खिड़कियां ना हों। यदि खिड़कियां हों घर में सभी कमरों में, तो सभी खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए और किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय ले लेना चाहिए, जैसे बेड के नीचे या मेज के नीचे। उन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस अवस्था में बैठना होता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से आपने बैठना है, तब आप टोर्नेडो से बच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो तड़ित आता है, तूफान आता है, तो उससे के लिए भी तूफान आने वाला है या जो भी है, तो वो पवन के वेग के ऊपर निर्भर करता है भी कितनी तेज हवा चल रही है। तो वेग की माप करने वाले उपकरणों को हम वायुमापी कहते हैं। हमें बताते हैं कि किस गति से वायु चल रही है और किस दिशा में चल रही है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, तो ये पवन के वेग को मापने के लिए वायुमापी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, और ये भी वायुमापी है एक, और ये दोनों, इसमें दिशाओं का ज्ञान भी हो जाता है, किस दिशा से वायु आ रही है और कितनी तेज वायु आ रही है, वो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वायुमापी हैं। उसके बाद है तो प्रभावी सुरक्षा और उपाय, यानी चक्रवातों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी हमें पता लग जानी चाहिए, यानी सरकार के द्वारा ऐसी वो होनी चाहिए जिससे पहले ही वो अनुमान लगा लें भी चक्रवात आने वाला है और उसकी चेतावनी लोगों तक पहुंचा दे। सरकारी संस्थाएं, समुद्र तट, मछुआरों और जलपोतों, आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो समुद्र तटों के आसपास होते हैं, मछुआरे होते हैं या जलपोत होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उन तक सबसे पहले ये सूचना जानी चाहिए कि आज तूफान आने वाला है या कल आने वाला है। फिर चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना चाहिए, जिससे लोग तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। ठीक है, तो जहाँ पे चक्रवात अधिक आते हैं तो वहाँ पे ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे स्थानों का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे बहुत शीघ्रता से व्यक्ति वहाँ पर छुप सकें। ठीक है, उसके बाद है, अब वो तो थे सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब जनता क्या कार्य करे, तो उसके लिए क्या है, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमें मौसम की जानकारी
टीवी में, रेडियो में सरकार देती है, कहीं समाचार पत्रों में देती है, तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसके बाद आपके पास है, हमें अनिवार्य घरेलू सामान, अनिवार्य जो जरूरी सामान होता है घरेलू, ठीक है, जैसे पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, जो तटीय इलाकों में होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, तो उनके लिए ये घर का सामान जो है, जो बहुत ज़रूरी सामान होता है, उसको अलग रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग हो सकते हैं। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने के बजाय बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तो सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। तो ये तो जनता के लिए थे। फिर यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ सावधानियां और भी हैं। तो ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो चुका हो। तो आपात स्थिति के लिए पानी का संग्रहण रखें, साफ जल अपने पास रखें। गीले स्विच, खंभों से टूटे गिर गए बिजली के तारों को न छुएं, उनसे दूर रहें। मनोरंजन के लिए बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण न करें, उनसे उधर ना जाएं। और बचाव दल का पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। दो बचाव दल आते हैं ना सरकार की तरफ से, उनको पूरा सहयोग करें, उनकी बातें मानें और अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहायता प्रदान करें। तो हमें जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो अगर कोई संकट में है तो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए यदि हम उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, अब जो उन्नत प्रौद्योगिकी है, यानी जो भी हमने तरक्की की है विज्ञान में, तो उसके द्वारा हम इन आपदाओं से पहले ही पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी आपदा आएगी या आ सकती है। तो अब उपग्रहों, रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही हमें पता लग जाता है। ठीक है, उपग्रहों से, रडार से हमें ये पता लग जाता है 2 दिन पहले ही कि कहाँ पे क्या होने वाला। तो इसमें जो रडार है और जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनके द्वारा पहले ही चक्रवात सतर्कता या चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे या आधा घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित करते रहते हैं और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग करते हैं। उनको देखते हैं भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे जान माल की, लोगों की या बिल्डिंग्स की, सरकारी संपत्ति की हानि ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था। उसके बाद आपके पास ये प्रमुख शब्द आते हैं। ठीक है, तो इनका आपने परिभाषा लिख लेनी है, जो वीडियो समझाई है उसी से आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। फिर इस पाठ में हमने क्या सीखा, तो ये आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और ये सारी बातें मैंने आपको पहले लेसन में, वीडियो में इसमें समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न आएंगे और तो ये सभी बातें आपने अभी सीखी हैं इनमें। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है अभ्यास के प्रश्न आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है, तो इस तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।